अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं और मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आज सुबह ही पहुँची हूँ। 2008 में मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था जब मैं 2007 में जॉब करने नोएडा में आई थी और खोड़ा में मेरा एसिड अटैक हुआ था। और जब मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था रीजन कुछ भी नहीं था। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या कारण था। कारण ये था कि जहाँ मैं रहती थी उसकी सेकंड गली में वो लड़का रहता था, आते जाते देखता था मुझे और मेरी रूम पार्टनर के हाथ जवाब भेजता था मुझे फ्रेंडशिप करनी है, शादी करनी है। मैंने मना कर दिया था और मैंने मना इसलिए किया कि मेरी 2007 में 21 साल की दीदी किडनी इन्फेक्शन से ख़त्म हुई थी 6 महीने पहले। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे जॉब करने आई हूँ, हाई स्कूल की पढ़ाई छूट गई थी, तो मैंने अपने परिवार की कंडीशन को अच्छा करने, बेहतरीन करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मेरे 2 छोटे भाई बहन पढ़ पाए। हम मैंने शिक्षा प्राप्त नहीं की, कोई बात नहीं, मेरी माँ नदी में रेता निकालती है तो वो कब तक उसको बच्चों को पढ़ाएगी, क्योंकि उस टाइम पे नदी पे गगास नदी बोलते हैं, मोस्टली लोग जानते होंगे रानीखेत में। तो वहाँ पे जब नदी से रेता निकलता था तो 12 रुपये कट्टे बिकता था। आज तो कम से कम 30 रुपये तब भी है, उस टाइम पे 12 रुपये। और मैं गांव में जब मजदूरी करती थी हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ के, आज गांव में महिलाओं की दिहाड़ी 300 रुपये हो गई है। इस चीज़ को सबको पता होगा, लेकिन मेरे समय पे 2006 से मैं दिहाड़ी करती थी, एक आधे कट्टे रेता और मात्र 30 रुपये दिहाड़ी। मात्र 30 रुपये दिहाड़ी में पूरे दिन भर मजदूरी करो। फिर मेरी जानने वाले थे, उन्होंने बोला कि दिल्ली आ जाओ। दिल्ली आए तो मैं अपनी रूम यहाँ नोएडा में रह रही थी, मेरी जो रूम पार्टनर थी उसके साथ। उसके हाथ वो लड़का, पहले तो उसे पता नहीं था कि इसकी रूम पार्टनर है, आते जाते देखता था। एक दिन संडे की छुट्टी थी तो संडे मार्केट में भी उसने सब्जी देते हुए उसके साथ देखा, तो वो बिल्डा में करते थे दोनों जने। उसने उससे पूछा कि ये कौन है, उसने कहा ये उत्तराखंड से है और मेरी फ्रेंड है, रूम पार्टनर है। तो उसने बोला ये तो मैं काफी टाइम से देखता हूँ, इससे मुझको शादी करनी है। मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करनी, मैं यहाँ पे जॉब करने आई हूँ, ना कि शादी करने। और हालांकि सच बताऊँ, पहले तो मेरी आंखों में रोशनी आनी नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा ऐसा कोई, मतलब अमेरिका तक की मेरी रिपोर्ट जा चुकी है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि आइज पूरी गल चुकी है, कुछ भी नहीं रह गया है और ना नई आइज लग सकती है ना पुरानी। और लास्ट जब मुझे दिल्ली में भी बोला तो मैं खुश हुई, मैंने कहा थैंक यू। तो वो बोलते हैं कि संकल नेत्रालय के डॉक्टर भी बोलते हैं कि ऐसा पेशेंट पहली बार देखा कि जिसके मुंह के सामने बोला कि आंखों की रोशनी नहीं आ सकती और वो खुश है कि मैं थैंक यू की नहीं आ सकती। तो वो बोलते हैं तुम खुश क्यों? मैंने कहा सर एक बात बताओ, मेरी जैसी कितनी लाखों बेटियां एक दिन के एसिड अटैक का, रेप केस का शिकार हो रही हैं। सरेआम टेलीविजन पे आता है, वहीं पर एक बाप बैठा रहता है, वहीं पर एक भाई बैठा रहता है जवान, और ऐसी ऐसी अश्लीलता चीजें दिखाई जाती है और तुम सड़क से भी गुजरो तो ऐसी ऐसी अश्लीलता है। उससे अच्छा तो बेटर है कि मैं नहीं देख सकती। उन्होंने कहा उन्होंने तुम्हें फील नहीं होता, कभी कभी चाहिए होता है कि आंखें चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। मैंने कहा कह रहे क्यों? मैंने कहा सर एक बात बताओ, मैं छोटी सुई में धागा डालती हूँ, बड़ी सुई में धागा डालती हूँ, क्राफ्ट का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, दुनिया जान की चीजें मैं कर रही हूँ, मुझे किसी पे मतलब मैं डिपेंड नहीं हूँ और मेरे को क्या जरूरत है इससे ज्यादा? बताओ आंखें क्यों चाहिए आदमी को अपने को पालने के लिए? तो मैं खुद अपने आप को स्वयं पालती हूँ। तो छोटी सुई में धागा आप लोग नहीं डाल सकते, चश्मा भी पहन के नहीं डाल सकते। सब लगा देती हूँ कि चश्मा भी पहन के मेरे को कोई छोटी सुई में 1 सेकंड के अंदर धागा डाल के नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं डाल के दिखा सकती हूँ। तो 2008 में जब एसिड अटैक हुआ, सुबह मेरे 1 हफ्ते पहले मैं ओवरटाइम करके आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ था, घुटने में चोट थी। 3 बार कहते हैं ना हमारे पहाड़ में कि काल कभी किसी अपने ऊपर नाम लिया था। तो चौथी बार उठी, पूजा वूजा करी, फटाफट नहाया धोया, पूजा करी, निकल गई। चलते चलते घड़ी बात बस स्टॉप पे पहुंची। उस टाइम तक कोई पहुंचा नहीं था बस स्टॉप पे, सारी कंपनी वाले वहीं खड़े होते थे, बसें वहीं आती थी। कविता पैलेस गेट, मोस्टली लोग जानते होंगे कविता पैलेस गेट है, तो वहां पे खड़ी थी। तो एकदम बाइक में 2 जने आए, सुबह 5:15 बजे का समय, और 2 जने बाइक में आए, पीछे वाले ने एकदम लेफ्ट साइड से डाला एसिड और भाग गए। बाइक रोकी भी नहीं, कुछ भी नहीं। 5 मिनट तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। 5 मिनट के बाद मुझे जब जलन होने लगी, पूरे चेहरे से मेरा मांस ऐसे गल गल के आने लगा और पूरे मेरे हाथ जले हुए हैं, टपक टपक के जो मांस आया, पूरा मांस सिमट के यहाँ इकट्ठा हो गया, पूरा ऐसे बॉल जैसी बन गई। गर्दन ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, लेफ्ट वाला कान नहीं है मेरा। और उसके बाद भी 6:30 बजे तक तड़पती रही, किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने हाथ नहीं लगाया। गाड़ी गई, ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं जा रहा था, नाइट ड्यूटी वाले जा रहे थे, आ रहे थे, मॉर्निंग वाले जा रहे थे, गाड़ियां जा रही थी, किसी ने अरे ये तो एसिड अटैक का मामला है, हम क्यों फंसे, हमें कंपनी को देर हो रही है, अरे हम तो नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं, हम फंसेंगे दिन भर।
ऐसे करके। तो एक अंकल आए, वो कहते हैं ना कि हमारे उत्तराखंड में बहुत लोगों के अंदर ऐसी इंसानियत है कि वो फॉरेन में भी रहेगा ना, तो अगर वो देखेगा कि हमारा उत्तराखंड क्या है तो वो अंदर से पिघल जाता है। जो अंकल ने मुझे पूछा कि बेटा क्या हुआ, वो पिथौरागढ़ के थे, वो किसी कंपनी में गार्ड की ड्यूटी करते थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा क्या हुआ, मैंने कहा मैंने फिर भी नहीं पता था कि एसिड डल गया। मैंने कहा अंकल पता नहीं किसी ने मेरे चेहरे पे पानी डाल दिया है और मुझे जलन हो रही है। उन्होंने बोला बेटा पानी नहीं, किसी ने तेजाब डाल दिया है। मैंने कहा तेजाब डाल दिया है? मेरे को एकदम स्वेलिंग से मेरा मुंह एकदम 4 गुना फूल चुका था, और सांस लूं तो नाक के रास्ते एसिड जा रहा है, मुंह के रास्ते एसिड जा रहा है, ऐसी घुटन, आंखें खोलने की कोशिश करूँ खुल नहीं रही है। मैंने कहा अंकल किसने डाला होगा मेरे पे ये वो? उन्होंने कहा पता नहीं बेटा किसने डाला, तू कहाँ रहती है? मैंने कहा मैं यहाँ रहती हूँ। उन्होंने रिक्शा किया, मेरे मकान मालिक के पास ले गए। मेरे मकान मालिक अंकल ने छुट्टी करी, बैंक में मैनेजर थे, तो वो मेरे को तुरंत ऑटो किया, अपने बेटे के साथ मुझे नोएडा के कम से कम 17-18 हॉस्पिटल घुमा दिया, किसी हॉस्पिटल वालों ने एडमिट नहीं करा, और बोल दिया हॉस्पिटल ले जाओ, एफआईआर लाओ। एफआईआर करने बेटा जाए तो थाने वाले बोले पेरेंट्स को लाओ। ऐसी 5:30 बजे का एसिड डला हुआ, दिन का 2:30 बज गया, किसी ने भी एडमिट नहीं करा। उसके बाद जाके जब मेरे घर में बताया गया था कि तुम्हारी बेटी पे एसिड अटैक हुआ है, नहीं बताया था, क्योंकि मेरी दीदी 6 महीने पहले खत्म हुई थी और मेरे घर वालों को बहुत बड़ा झटका लगा था, और हमारे परिवार का सबसे पहली ऐसी ट्रेजेडी थी कि किडनी इन्फेक्शन से 21 साल की दीदी मेरी खत्म हुई। मेरे परिवार वालों को बोला था कि तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और तुम यहाँ आओ। तो मेरे पापा ने मम्मी को बोला कि तू क्या करती है, मैं जाता हूँ, पहले मैं देखूंगा क्या स्थिति है फिर बुलाऊंगा। मम्मी ने मामा को फोन, 2 बजे की शिफ्ट कंपनी नहीं पहुंची, तो उन्होंने मकान मालिक के यहाँ फोन किया और उन्होंने बोला कि वो ड्यूटी नहीं आई है, बताओ दूसरी शिफ्ट में भी नहीं आई, बात कराना। तो आंटी को तो अंदर से गुस्सा ही रखा था, वो भी पहाड़ी थी, 2 बेटे थे और उनकी बेटियां नहीं थी, बहुत अच्छा मानती थी। उन्होंने बोला तुमने अपनी नौकरी की पड़ी है और उसकी जिंदगी और मौत का सवाल हो रखा है। वो सुबह ड्यूटी आ रही थी और उस पर एसिड अटैक हो गया, मेरे हस्बैंड उसको घुमाने में अभी तक किसी ने भी एडमिट नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है आप ऐसा करिए, जहां आपके हस्बैंड ने वहीं रोक दीजिए और हम एम्बुलेंस भेज दें। जिला मराठी हॉस्पिटल लास्ट वो था हॉस्पिटल। इतना मुझे याद है कि मैंने कितने डॉक्टरों से मिन्नत करी कि मुझे कुछ ऐसा लगा दो जिससे मुझे ठंडी मचे और मेरे को ये दर्द सहन ना। उन्होंने कहा नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते, पेशेंट की जान जा सकती है, 95% पेशेंट जल चुका है। तो बाद में फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। जब कंपनी ने एम्बुलेंस भेजी तो नोएडा से सफदरजंग का कितना फासला है, वहां से मुझे सफदरजंग लाया गया। 3:30 बजे मुझे आईसीयू में डाला। 3:30 बजे आईसीयू में डालने के बाद मुझे 8 फरवरी को हल्का सा होश आया। पापा ने जब यहाँ देखा, पापा ने मम्मी को फोन किया, यहाँ तो एक्सीडेंट ही हो रखा है, यहाँ तो कुछ और ही हो रखा है, तू आ जा तेरी जरूरत है। तो मम्मी को ये नहीं बताया, ऐसा डाल दिया, क्योंकि कमजोर दिल के थे दोनों माँ बाप। लेकिन पापा आए सबसे पहले अंदर, 12 नंबर पेशेंट का गार्जियन कौन है, पापा आए। तो मैंने बोला पापा मैं मेरे को क्या हो गया। पापा ने कहा बेटा, पापा को तो पता था, पापा ने कहा कुछ पता नहीं बेटा। मैंने कहा पापा मेरे को दिख नहीं रहा कुछ, तुम कहाँ खड़े हो। तो पापा लेफ्ट में दाएं में खड़े थे, मैं लेफ्ट में देख रही। पापा ने कहा मैं इधर खड़ा हूँ बेटा बाईं तरफ। मैंने कहा पापा मुझे कुछ दिख नहीं रहा। पापा रोने लगे, पापा चले गए बाहर। मम्मी को भेजा, वो ऐसा कह रही। मम्मी आई, मैंने मम्मी को भी वही बोला। उसके बाद मम्मी भी रोना धोना, मम्मी फिर उन्होंने डॉक्टर ने बोल दिया कि पेशेंट को कोई नहीं मिलेगा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे 1 महीने तक होश ही नहीं आया, होश नहीं आया। 7 तारीख को बोल दिया, 7 मार्च को कि पेशेंट को होश आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम कोमा में डाल देंगे। तो 1:15 बजे रात मुझे 8 मार्च 1:15 बजे रात मुझे होश आया और उसके बाद 1 महीना मैं कंटिन्यू आईसीयू में रही हूँ और उसके बाद 3 महीना जनरल वार्ड में। उसके बाद फिर जो भी रहा वो तो इलाज का ट्रीटमेंट रहा लंबा दौर। फिर मेरे को 2008 में लास्ट में मेरे को गांव ले आए, जब डॉक्टर ने बोला कि जला हुआ ठंडे में ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो गांव ले आए। तो गांव में लाने के बाद 2 साल में ऐसा डिप्रेशन में रही कि सोचो, जिस बाप ने जिस बेटी को पैदा किया उस बाप की आवाज़ तक सुनना, मतलब इतना दहशत हो गई थी दिल में। और बाइक की आवाज़ सुनो, मेरे सामने टीवी लगा दो, अगर टीवी गाड़ी की आवाज़ सुन लो, बाइक की आवाज़ सुन लो, सदमा लग जाए। पापा की आवाज़ सुनो, सदमा लग जाए। भाई की आवाज़ सुन के सदमा लग जाए। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे 2 साल से फिर अपने आप को बाहर निकाला। और उसके बाद अल्मोड़ा एक दृष्टिहीन कार्यालय थे, वहाँ मुझे बुलाया गया कि यहाँ पे ब्लाइंडों को क्राफ्ट का कुछ सिखाया जा रहा है। मैं सीखना तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी देखने गई। मम्मी ने कहा चल बेटा क्या पता कुछ हो जाए आगे कुछ।
मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जो उसको चलाते थे वो खुद एक दृष्टिहीन थे, और उन्होंने मुझे जब समझाया कि एक ब्लाइंड की जिंदगी बहुत बड़ी होती है बेटा, तू क्यों सोच रही ऐसा है, तेरे साथ तो चल अटैक हुआ 19 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में मैं जॉब करने गई, 19 साल की उम्र में मेरे साथ एसिड अटैक हुआ, और उसके बाद भी जब मैं वार्ड में मेरे को होश आया, ऐसा लगता था कि मौत क्यों नहीं आ रही, क्योंकि घर का बोझा हो गई, कैसे पालोगे, कल लड़की की शादी होगी, बहू आएगी, कैसे करोगे, ये है वो है। उस टाइम मन करता था कि मौत आ जाती तो ज़्यादा अच्छा था। तो लेकिन बाद में भी मैंने कहा नहीं, मैं हमेशा बचपन से बी पॉजिटिव रही हूँ। मैंने कहा चलो भगवान का कुछ शुक्र है इसमें कि भगवान ने कुछ सोचा है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तथ्य होगा, अभी समझ में नहीं आएगा, आने वाले समय में समझ आएगा। तो मैंने एक अगर जिंदगी देखने वाली छोड़ दी है तो मेरा पुनर्जन्म है, तो पुनर्जन्म को क्यों ना जैसे भगवान ने दिया है वैसे चलूं। अगर उसने मुझे नहीं देखने वाला बनाया है तो वही मेरे को चलाएगा, वो जैसे चलाएगा मैं वैसे चलूंगी। तो मैंने बाद में फिर धीरे धीरे ऐसे ही अपने आप को समझाया। गाँव में गई, ताने सुन के परेशान। फिर मेरे को डीके जोशी सर ने बताया तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, तब ब्लाइंड हुई। मैं तो मॉर्निंग वॉक कर रहा था, चलते चलते आंखों में पता नहीं क्या गया, आज 65 साल का हो गया, आंखों की रोशनी भी नहीं आ सकती मेरी, तो ऐसे आंखें गई। तो ब्लाइंड बहुत कुछ कर सकता है। उन्होंने मेरे को फिर देहरादून NIBS ब्लाइंड स्कूल के लिए बोला। मैंने वहाँ 2011 में एडमिशन लिया, 2012 तक मैंने वहाँ पे शॉर्ट हैंड, चेयर क्लीनिंग, पेपर प्रोडक्ट, कॉपी रजिस्टर, ये सारी चीज़ें बनानी सीखी, और ब्रेल लिपि वगैरह। उसके बाद 2012 में मैं हल्द्वानी गांव आ गई। गांव आने के बाद मेरा चेहरा, आज मैं आप लोगों के साथ ओपनली खड़ी हूँ, लेकिन 2012 तक का मैं कवर करके चलती थी अपना चेहरा, क्योंकि मेरा जो ऊपर का होड है वो नाक में चिपक चुका था, नीचे का होड ठुड्डी पे चिपक चुका था, और इधर राइट तरफ के नाक का छेद मेरा पूरा बंद हो चुका था। एक माचिस की तिल्ली डाल के मतलब उसमें सांस लेने के लिए जगह बनाते थे, इतना हो चुका था। तो बाद में मेरे अभी तक का, आजकल होता है ना पहाड़ में सब, मैं तो कुमाऊनी बोलूंगी, आप गढ़वाली हो तो समझ नहीं पाओगे, हिंदी बोलूंगी। तो पहाड़ में निकला, मेरा ऑपरेशन द्वारा 19 हरा, मी एक बाल्टी लेनी उठा सकन, मी ये नहीं कर सकन, बोलते हैं ना, हजार नखरे होते हैं। कई महिलाएं यहाँ पे भी होंगी, मैं मतलब उनको हर्ट नहीं कर रही हूँ, एक बात बता रही हूँ। ऑपरेशन से एक बच्चा होता है, महिला के 100 नखरे होते हैं, नहीं मुझे बेड से नीचे नहीं उतरना, मुझे ये नहीं करना, मुझे 20 ऑपरेशन है, उसके बाद भी जिंदा दिल खड़ी हूँ। एक दो पंक्तियां है ना, वो 2 पंक्तियां अभी 4 तारीख को सोनीपत में थी, तो वहां पे भी मैंने बोली थी, शब्दों से क्या जलाओगे हमको जब तेजाब हमें नहीं जला पाया, शब्दों से क्या जलाओगे हमको जब तेजाब हमें नहीं जला पाया, हौसला हमारा इतना बुलंद है, हौसला हमारा इतना बुलंद है कि आज तक हमको कोई नहीं रोक पाया। तो इतने लोगों ने ताने मारे, इतना सब कुछ किया कि फिर भी मैंने कहा नहीं। गांव में भी बोला, अरे ये बे भल तो फांस दी दिना, नवान खबर दिना, भल होना काड़ी है ये, अरे क्या काड़ी, क्या लैंग्वेज है, कहानी कहना, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं पहाड़ी लोगों को, बस हो गया, उससे ज्यादा उनकी जिंदगी कुछ है ही नहीं, कहानी गाना। मैंने भी मन में ठानी, मैंने कहा मैं भी कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जो तुम गाँव में कहानी गाना बोलते हैं ना, इसकी अहमियत ही भूल जाओगे कि कहानी गाना होता ही क्या है। मैं 2012 में हल्द्वानी शिफ्ट हो गई, 12 में हल्द्वानी शिफ्ट हुई। मैंने कसम समाज सेवा खाने की उस दिन खाई थी जिस दिन मेरे लिए हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में निधिमणि त्रिपाठी मैडम DM थी, और सोशल सर्विस करते थे गुरविंदर सिंह चड्डा जी, उनके थ्रू मेरे लिए 1,25,000 रुपये डोनेशन इकट्ठा किया मेरे इलाज के लिए, क्योंकि मेरे को अपना चेहरा ठीक करना था, क्योंकि मेरे चेहरे को देख के हर कोई बोलता था भूत 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 भूत, बच्चे रोने लग जाएं, औरतें ऐसे बोले। मेरे को हो गई थी कि मेरा होठ और मेरा थोड़ा सा ये चेहरा भी ठीक हो जाता, मैं बिना नकाब के चलूँ तो मैं बहुत कुछ करूँगी। तो जिस दिन मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, मैंने कसम खाई कि भगवान, अगर जिस प्रकार इन लोगों ने मेरे लिए डोनेशन इकट्ठा किया और आज मेरी सर्जरी हो रही, मेरा चेहरा थोड़ा बहुत बिना नकाब के बाहर निकलने लायक हो गया, तो मैं आज कसम खाती हूँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाकर कि मैं गरीबों के लिए कार्य करूँगी, मैं भी लोगों के लिए करूँगी। उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद जब मैं बाहर निकली तो मेरा डॉक्टर मेरे से मजाक करता था कि बेटा चिंता मत कर, तेरा मुंह इतना बड़ा खोल दूंगा कि तू पूरा गोलगप्पा खा सकती है। मेरा मुंह पूरा नहीं खुलता था, मैं एक चम्मच से खाना खाती थी, उसमें 4 दाने चावल के जाते थे, वो भी आधे बाहर गिरते थे आधे अंदर। तो बाद में मेरा पूरा चेहरे का सर्जरी हो गया, ठीक हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे सोशल सर्विस शुरू की बेटी हूँ, और मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पे सम्मानित किया।
और सबसे पहले तो इस सम्मान के पात्र वो लोग हैं जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करी है। हमेशा जब भी मैंने उनको किसी तरीके के इलाज या पढ़ाई के लिए उनसे अगर कुछ भी रिक्वेस्ट करी है अपने संस्था के लिए, तो उन्होंने मुझे डोनेशन किया है। तो उन्हीं की बदौलत मैं आगे बढ़ी हूँ, उन्हीं की बदौलत मेरा नाम हुआ है। तो ये सम्मान के पात्र वो लोग हैं जो मुझे हेल्प करते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बबीता जी दिल्ली गढ़वाल भवन में ऐसे प्रोग्रामों को आयोजित करके उत्तराखंड से महिलाओं को सम्मानित कर रही हैं। आज जिस तरह की आपकी लाइफ है, काफ़ी स्ट्रगल रही, काफ़ी चैलेंजिंग रही, आप डिप्रेशन में भी रही, लेकिन आपने हौसला नहीं छोड़ा, आप लगातार ज़िंदगी से लड़ती रही। क्या उनको संदेश देना चाहेंगे जो और महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो डिप्रेशन में चली जाती हैं, हिम्मत हार जाती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी महिलाओं को, महिलाएं या पुरुष, मोटिवेशन तो एक मोटिवेशन है क्योंकि डिप्रेशन में पुरुष भी जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर डिप्रेशन जब आता है तो वो हम अपने स्वयं से अपने को डिप्रेशन में डाल रहे हैं। ठीक है, हादसे होते हैं, उस चीज को मानते हैं, घर से बाहर निकलेंगे क्या पता पाँव टूट जाए। लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उस चीज से मैं जैसे बाहर निकली हूँ वो मैं ही जानती हूँ। लेकिन डिप्रेशन हम अपने आप को खुद डालते हैं, और आगे कभी इस तरीके का किसी के साथ हो तो उससे डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमें फीवर आया है तो हमें ही उस चीज को लड़ना है। अगर हमें एक पाँव में चोट लगी है, वो दर्द हमें सहन करना है, तो हम डिप्रेशन में जाएंगे तो लड़ेंगे कैसे? तो आज आप इसलिए अपने समाज के बीच में आई हैं, उत्तराखंड समाज दिल्ली एनसीआर में लाखों की संख्या में समाज एकजुट हुआ है, आपके लिए उन्होंने सम्मान किया है। क्या लगता है कितना हौसला बढ़ता है जब समाज आपका साथ दे रहा है, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, कितना अब आपका हौसला है कि आगे भी समाज इसी तरह आपका साथ देगा? अच्छा लगता है जब ऐसे इतने लोगों की भीड़ में जब सम्मान मिलता है। और खुशी होती है कि हमारी मोटिवेशन स्पीच को सुनकर शायद अगर लाखों में से अगर 5 लोग भी अगर एक अपनी सोच बदलें तो बहुत अच्छा मतलब महसूस होता है कि हमारी वजह से किसी की 5 लोगों की सोच तो बदली। लेकिन बुरा तब लगता है जब एक सर्वाइवर या पीड़िताओं के साथ जहाँ पे पॉलिटिक्स खेल दी जाती है। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड समाज आपका साथ देगा, उम्मीद आपको है। मेरे को तो उम्मीद नहीं है क्योंकि मैंने तो 2020 से ही उम्मीद छोड़ दी है कि लेकिन जिस 2020 तरह से आज लोगों ने आपका हौसला बढ़ाया, आपका साथ दिया है, आपकी स्टोरी पूरी सुनी है, लगता है उत्तराखंड समाज आपके बीच में आएगा, आपका हौसला बढ़ाएगा? शायद आना चाहिए। क्योंकि मैंने तो 2017 से उम्मीद छोड़ दी थी जब ब्रांड एम्बेसडर का मानदेय देना छोड़ दिया था, और 2020 से मेरा निर्भया प्रकोष्ठ का मानदेय देना छोड़ दिया था। और आज मेरे को कहीं से भी 1 रुपए की मानदेय नहीं है, ना गवर्नमेंट से ना कुछ। जो करती हूँ अकेले अपने बलबूते पे कर रही हूँ, सामान बना लेकिन रही फिर हूँ। भी आज जिस तरह का सम्मान मिला है, उम्मीद हम कर सकते हैं उत्तराखंड की बेटी उम्मीद आपकी है, है कल्याणी कि संस्था निरंतर समाज के लिए काम कर रही है, यहाँ पे सारे समाज के गणमान्य लोग पहुंचे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि इनमें से कोई ना कोई आपका जरूर जो है सहयोग करेगा और आपकी। जरूर, श्योर। ये कल्याणी संस्था के थ्रू जो आज सम्मान मिला है, इसमें 11 महिलाएं यहाँ पे सम्मानित हुई हैं। और इस संस्था के थ्रू उत्तराखंड तक की भी आवाज जाएगी तो शायद गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी और अन्य समाज के लोग भी हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। फोटो खींच